नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक महत्वपूर्ण टॉपिक में। साथियों, आज के महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा ये है हिंदी पैरागोजी से रिलेटेड भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। जी हाँ साथियों, ये जो भाषा अर्जन और अधिगम है ना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किस एग्जाम में? सीटेट के एग्जाम में। साथियों, इसको अच्छे से समझना बहुत ही खास, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे मान लीजिए कि हम सीटेट का एग्जाम तो पास कर ही लेंगे। चलिए, सीटेट का एग्जाम पास कर लिए, ये आपके लाइफ में काम देगा, आपके बच्चों को समझने में आपको काम देगा, आपके जो बच्चे हैं उसको एक सही राह पे लाने में आपको काम देगा। इसीलिए आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या है। साथ ही साथ जो वैज्ञानिक अपना मत दिए हैं बच्चों के भाषा के बारे में, वो क्या मत है। तो चलिए समझते हैं एक एक चीज को। साथियों, ये जो हमारा भाषा अर्जन और भाषा अधिगम है, ये आप लोग अच्छे से जानते होइएगा। बस इसमें होता क्या है कि थोड़ा सा घुमा देता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देता है, बस हमें समझ में नहीं आता कि ये पूछ क्या रहा है। साथियों, इसमें होता क्या है बता देते हैं आपको। भाषा अर्जन वो है, एक छोटी सी बात में समझिए कि भाषा अर्जन वो है जो भाषा हम जन्म से आज तक सीखते आ रहे हैं। जो भाषा हम जन्म में ही सीखते हैं या जन्म से आज तक जिस भाषा को बोलते जा रहे हैं, वो भाषा हमारा स्थानीय भाषा है। कौन सा भाषा है? स्थानीय भाषा। और वही है हमारा भाषा अर्जन। जो भाषा हमारा स्थानीय, जिस स्थान पे हम रहते हैं, वो हमारा स्थानीय भाषा है। यानी हमारी घरेलू भाषा, हमारे समाज की भाषा, वो क्या है? हमारी अपनी भाषा है। हमारी अपनी भाषा ही भाषा अर्जन कहलाता है। और जो भाषा हम किसी के थ्रू, या विद्यालय के थ्रू हो या किसी के भी थ्रू हो, हम सीखते हैं, क्या करते हैं? सीखते हैं अपनी भाषा के थ्रू, ट्रांसलेट करके, अपनी भाषा के माध्यम से ट्रांसलेट करके जिस भाषा को हम सीखते हैं, वो हमारा भाषा अधिगम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? हमारा भाषा अधिगम कहलाता है। देखिए, इसमें है क्या, भाषा अर्जन जो है हमारा, वो सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन जो हमारा सहज और स्वाभाविक होता है। जी हाँ साथियों, हम जिस भाषा को बचपन से सीखते आ रहे हैं, वो भाषा तो सहज और स्वाभाविक ही होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे समाज की भाषा है। हम उससे जन्म से ही उस भाषा को सुनते आ रहे हैं और सुनते सुनते ही सीख जाते हैं। इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बस हम इस भाषा को सुनते सुनते सीख जाते हैं, सुनते सुनते सीख जाते हैं। उसके बाद है कि व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ साथियों, भाषा अर्जन में व्याकरण की आवश्यकता कौन जरूरी है? कोनो जरूरी नहीं है। जरूरी होगा भी क्यों? इसको तो हम सुनते सुनते सीख रहे हैं, तो इसमें क्या जरूरत है व्याकरण की? भाई, जो भाषा हमारे समाज में बोला जाता है, हम वो भाषा बोल रहे हैं, तो इसमें व्याकरण की क्या जरूरत है? तो इसमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद सर्वाधिक महत्व इसका किसका जाता है? परिवार व समाज को। जी हाँ साथियों, अब बच्चा जब भी जन्म लेता है तो वो परिवार में रहता है। उसके परिवार में जो भाषा बोला जाता है वही बच्चा वो सीखता है। एक बात का ख्याल हमेशा रखिएगा कि सीटेट में तो ये काम देगा ही, आपके साथ आपके जिंदगी में ये काम देगा। इस ऐसे काम देगा कि आप जब भी किसी बच्चे के सामने हो तो आप उसके सामने गलत भाषा का प्रयोग नहीं कीजिए। अगर आप उसके सामने गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और बाद में कहिएगा कि बच्चा गरियाता है, जी हाँ, ये आप ही का दोष है, आप ही के समाज का दोष है। जो आप उसके सामने गाली दे रहे हैं, आप उस समाज, आपका समाज उस बच्चा के सामने गाली दे रहा है, तभी वो बच्चा बड़ा होकर गाली सीखता है और गाली देता है। कहिएगा कि बच्चा गाली दे रहा है, जी नहीं। ये क्या कहता है? सर्वाधिक महत्व इस भाषा किसका है? परिवार व समाज का। जी हाँ साथियों, अगर उसका परिवार में कोई गाली देने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो वो बच्चा गाली नहीं देगा, या उसके समाज में कोई गाली देने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो वो बच्चा गाली नहीं देगा। इसीलिए क्या करिए, आप अपने परिवार और समाज को, आप जिस परिवार के मेंबर हो, अपने परिवार में कोई बच्चा है तो उसके प्रति ये एक बात हमेशा ख्याल रखिए कि हम अपने परिवार में उस भाषा का प्रयोग करें जो बच्चों के लिए लाभदायक हो। किसके लिए? बच्चों के लिए लाभदायक हो। तो इसका जो पहला बच्चों का ये भाषा अर्जन का पहला माध्यम है, या सर्वाधिक माध्यम कहिए, परिवार व समाज। पहला माध्यम तो परिवार है, दूसरा माध्यम समाज है, लेकिन वो सर्वाधिक माध्यम है परिवार और समाज। उसके बाद हमारा आता है भाषा अधिगम। जी हाँ साथियों, भाषा अधिगम जो हमारा है ये प्रयासपूर्ण होता है और नियमों के आधार पे होता है। प्रयासपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि हम इस भाषा को सीखते हैं कहाँ? किसी के थ्रू या तो विद्यालय में, किसी के थ्रू या तो विद्यालय में। ये क्या होता है? प्रयासपूर्ण होता है। इसमें हमको मेहनत करना पड़ता है। मेहनत इसलिए करना पड़ता है कि इस भाषा को हम जानते ही नहीं रहते हैं, इस भाषा को हम जानते रहते ही नहीं है, इसीलिए यह प्रयासपूर्ण होता है। साथ ही नियमों के साथ सीखा जाता है। जी हाँ साथियों, जब भी हम भाषा भाषा सीखते हैं तो भाषा सीखना जो हमारा नियमों के आधार पर होता है। जैसे कि हम किसी भाषा को, अपनी भाषा को
उस भाषा में को अगर सीखना, मान लिया दूसरी भाषा सीखना है तो हमको क्या ट्रांसलेट के माध्यम से सीखना होगा। क्या होगा? ट्रांसलेट के माध्यम से सीखेंगे। ट्रांसलेट के माध्यम से हमें नियमों की जरूरत पड़ेगा। उसके बाद औपचारिक शिक्षा के द्वारा, औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है, औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है जो हम सामने में हमें प्रस्तुत करके सिखाया जाता है, मतलब एक अपनी भाषा से रिलेट करके जिसको सिखाया जाता है वो होता है हमारा औपचारिक शिक्षा। उसके बाद विद्यालय से प्रारंभ होती है, विद्यालय से प्रारंभ होती है। जी हाँ साथियों, ये तो या आप मान लीजिए किसी ऐसे आदमी के थ्रू सीखिएगा जिसको इस भाषा का ज्ञान है, या तो आप विद्यालय से सीखिएगा। तो ज्यादातर क्या होता है, विद्यालय से ही सिखाया जाता है। बच्चा जब विद्यालय जाता है उसको दूसरी भाषा सिखाया जाता है। अगर मान लीजिए आपको हिंदी आती है, मतलब आपकी स्थानीय भाषा हिंदी है, तो आपको अंग्रेजी अगर सीखना है तो विद्यालय में ही सीखिएगा। इसीलिए ये विद्यालय से प्रारंभ होता है। उसके बाद क्या है, व्याकरण की आवश्यकता है। जी हाँ साथियों, इस भाषा को सीखने के लिए आपको व्याकरण की जरूरत पड़ती है। व्याकरण की इसलिए जरूरत पड़ती है कि आप इस भाषा को ऐसे सीख ही नहीं सकते हैं। तो क्यों नहीं सीख सकते हैं? क्योंकि आपको ट्रांसलेट के माध्यम से सीखना होगा, और ट्रांसलेट करने के लिए व्याकरण की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसलेट करने के लिए व्याकरण की जरूरत पड़ेगी। अगला है हमारा, समझ गए आपको सहज मतलब भाषा अर्जन और भाषा अधिगम समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, जो भाषा हमारी जन्मजात है, हम जो भाषा सीखते हैं, मान लीजिए हम अपने परिवार या समाज के माध्यम से, तो वो हमारा भाषा अर्जन कहलाता है। लेकिन जो भाषा हम दूसरी भाषा के रूप में हम सीखते हैं, या तो विद्यालय में या किसी के थ्रू, तो वो भाषा हमारा क्या कहलाता है, भाषा अधिगम कहलाता है। उसके बाद अगला हमारा अधिगम का प्रकार। अधिगम के प्रकार देखिए साथियों, अधिगम का जो प्रकार है मतलब ये है कि हम भाषा किस किस माध्यम से सीखते हैं, हम भाषा किस किस माध्यम से सीखते हैं। तो पहला है हमारा क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम मतलब बच्चों को हम क्रिया देंगे, कोई काम देंगे, उस काम के माध्यम से बच्चा जब सीखेगा तो वो कहलाता है हमारा क्रियात्मक अधिगम। जब भी हम बच्चा को मान लीजिए खेलकूद कर रहे हैं, बच्चों के बीच में खेलकूद करवा रहे हैं और खेलकूद के माध्यम से ही बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। वो क्या कहलाता है, क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। उसके बाद शाब्दिक या वाचिक अधिगम। शाब्दिक या वाचिक अधिगम ये होता है कि बच्चों को जब हम संकेत के माध्यम से या चित्र के माध्यम से, शब्द या अंक के माध्यम से हम भाषा सिखाते हैं, उसको कहते हैं शाब्दिक या वाचिक अधिगम। जी हाँ साथियों, अगर आप मान लीजिए कोई चित्र है, कोई चित्र मतलब एक समझ लीजिए कि भारत के बारे में ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं, या उसी के साथ साथ भाषा उसको सिखा रहे हैं भारत के बारे में। मान लीजिए हम भारत का नक्शा बच्चों के सामने बना दिए, भारत का नक्शा बना दिए, जो भी भारत का हम नक्शा बना दिए, और भारत का नक्शा या नक्शा कोई चित्र मतलब पहले से एक नक्शा ले लिया, उस नक्शा के थ्रू हम बच्चों को उसके बारे में बता रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, ये तो भाषा का ज्ञान हो रहा है बच्चों में। क्या हो रहा है, भाषा का ज्ञान हो रहा है। तो ये कहलाता है शाब्दिक या वाचिक अधिगम। उसके बाद विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम क्या होता है? जी हाँ साथियों, विचारात्मक अधिगम वो होता है जब हम अपने समाज के दैनिक जीवन से जुड़े चीजों पर विचार करके सीखते हैं। दैनिक जीवन से जुड़े चीजों पर विचार करके सीखते हैं, उसको हम कहते हैं विचारात्मक अधिगम। बच्चा जो है अपने समाज में रहता है, उस समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, उसकी जो दैनिक दिनचर्या या दैनिक जीवन होती है, उस जीवन पे बच्चा विचार करता है कि ये आखिर क्या सब कर रहा है, दिन भर कर क्या रहा है, उसके बाद करता है तो क्यों करता है, इस सब चीजों पे विचार करता है और वो सीखता है। तो उसको क्या कहते हैं, विचारात्मक अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं, विचारात्मक अधिगम करते हैं। मतलब बच्चा विचार कर रहा है किसके ऊपर, समाज के दैनिक जीवन के ऊपर विचार कर रहा है कि वो व्यक्ति, फलाना व्यक्ति, मान लीजिए कोई उसके समाज में व्यक्ति है जो मान लीजिए कि टीचर है, मान लीजिए टीचर ही है, तो टीचर है तो वो दिन भर करता क्या है, स्कूल में जाता है। स्कूल में जाता है तो क्या सब पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, किस लेवल तक के बच्चों को पढ़ाता है, फिर शाम को घर आता है, ट्यूशन मान लीजिए पढ़ाता है, तो ट्यूशन पढ़ाता है तो उस ट्यूशन में क्या सब पढ़ाता है, इस सब में मान लीजिए वो विचार कर रहा है। विचार करके क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो जब ये वो विचार करके सीख रहा है समाज के ऊपर, तो हमारा विचारात्मक अधिगम कहलाता है। उसके बाद हमारा है कि भाषा अधिगम और अर्जन में वैज्ञानिक ने अपना मत दिया है। वो मत इस प्रकार है कि वाइगोत्स्की साहब का कहना है कि बच्चों की जो भाषा है वो सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। वाइगोत्स्की साहब, लेव वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम है, तो लेव वाइगोत्स्की साहब का कहना है कि बच्चों की जो भाषा है वो सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। मतलब बच्चा जो है समाज के साथ अंतःक्रिया करके भाषा सीखता है, समाज के साथ अंतःक्रिया करके भाषा सीखता है। जी हाँ साथियों, एक बात हमेशा नोट कर लीजिए कि जहां भी सामाजिक की बात आएगी, भाषा से रिलेटेड, जिस भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन में समाज की बात होगी, वहां आपको सीधे वाइगोत्स्की साहब पे आंसर लगा देना है। क्या करना है, वाइगोत्स्की साहब पे आंसर लगा देना है। क्योंकि वाइगोत्स्की साहब ही कहते हैं कि भाषा जो है बच्चा समाज के साथ सीखता है, यानी समाज में रह के सीखता है। ये कहता है वाइगोत्स्की साहब। उसके लेकिन पियाजे साहब का कहना है, पियाजे साहब का क्या कहना है कि संज्ञानात्मक तंत्र की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया का परिणाम है। देखिए वाइगोत्स्की साहब कह रहे थे क्या, बच्चों की भाषा सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, लेकिन परिवेश के साथ अंतःक्रिया का परिणाम है। ये हमारे कहते हैं पियाजे साहब। जहां भी बात परिवेश की आएगी आपको मारना है पियाजे में उत्तर। उसके साथ ये बात लिखा रहेगा, संज्ञानात्मक यानी बौद्धिक या मानसिक बात लिखा रहेगा, तो हम पियाजे साहब के साथ चल जाएंगे। उसके बाद हमारा चोम्स्की साहब
साहब कहता है कि भाषा अर्जन बच्चों में जन्मजात होती है। चौमस्की साहब क्या कहते हैं कि भाषा अर्जन जो है बच्चों में जन्मजात होती है, मतलब भाषा जो उसकी अपनी भाषा है, जो उसकी भाषा अर्जन क्या है, जो उसकी अपनी भाषा है, तो जो उसकी अपनी भाषा है वो उनमें जन्मजात होती है तथा वो उसकी व्यवस्था नहीं, भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति पैदा होते ही, मतलब पैदा के होने के साथ ही लेकर ही आता है। मतलब जो वो अपनी उसकी अपनी भाषा है, जो उसकी गांव की भाषा है, उसके समाज की भाषा है, वो भाषा की जो उस भाषा की जो व्यवस्था, मतलब पहचानने की जो व्यवस्था है, वो जो है पैदा होते ही उसमें आ जाता है। पैदा होते ही, या ये कहिए कि पैदा जो है उनकी शक्तियों के साथ आता है, मतलब उस चीज़ों सबको लेकर ही पैदा हो जाता है। तो ये क्या कहता है, भाषा अर्जन जन्मजात होती है। जहाँ भी बात जन्मजात की होगी, भाषा अर्जन मतलब बच्चा जो है जन्म से ही भाषा सीखता है, जन्म से ही भाषा सीखता है, तो वो चौमस्की साहब का हो जाएगा। किसका होगा, चौमस्की साहब का। तो तीनों बात समझ गए। वाइगोत्स्की साहब कहता है कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, पियाजे साहब कहता है कि परिवेश के अंतःक्रिया का परिणाम है, तथा चौमस्की साहब कहते हैं कि यह जन्मजात होती है। तीन गो बात है, ये तीन गो साहब है और 3 गो बात बोले हैं। 3 गो बात अच्छे से समझ गए। अगर साथियों ये सब चीज़ अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो इस वीडियो के लिए एक लाइक का बटन दबा दीजिए और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, तथा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।